मे आई कम इन सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए हेमंत। धन्यवाद सर। हेमंत, आप सहज महसूस कर रहे हैं? जी सर। हिंदी में बात करना चाहते हैं या इंग्लिश में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है हेमंत। आपने ध्यान दिया होगा कोविड संबंधित जो एहतियात बरतने चाहिए उसका पालन करते हुए आपकी कुर्सी दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हम भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहें। बातचीत करने में सुविधा हो इसके लिए मास्क मैंने हटा लिया है, चाहे तो अभी हटा सकते हैं। ओके सर। हटाना चाहेंगे? हाँ सर। हटा लीजिए। धन्यवाद सर। ठीक है, अपना परिचय दीजिए हेमंत। सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हेमंत कुमार है। सर, मैं सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई सहरसा में हुई है 12वीं कक्षा तक। उसके बाद मैंने IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद से सर मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ सर। कब बीटेक कंप्लीट हुआ आपका? सर 2016 में। 16 में आपने कर लिया, 4-5 साल हो गए। हाँ सर। क्यों इतना समय क्यों लगा दिया तैयारी करने में? सर बिल्कुल ज़्यादा समय लग गया है सर। जल्दी हो जाना चाहिए था, बट उम्मीद करते हैं कि इस बार हो जाएगा। सर 2016 के बाद मैंने थोड़े बहुत इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी किया। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं किया, बट ऐसे एज ए इनफॉर्मल कहीं पे कुछ किसी तरह का कोचिंग में किस तरह कुछ मिल जाता है, तो मैंने वो सब करता रहा है। क्या करते हैं सर? अलग अलग कोचिंग्स में जैसे डिमांड्स होते हैं क्वेश्चंस बनाने के, प्रीलिम्स के या फिर मेंस की कॉपी इवेल्युएशन के, तो वो सब मैं करता हूँ सर। अच्छा, इस तरह का काम करने वाले वो क्या कहते हैं? सर फ्रीलांसर कह सकते हैं, या फिर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ है तो मैं इस एम्प्लॉयमेंट नहीं माना। क्या ऐसे ही काम को गिग वर्क भी कहते हैं या वो अलग चीज़ होता है? सर गिग वर्क प्लेटफॉर्म वर्क होता है, जैसे एक प्लेटफॉर्म के तहत वर्क होता है, इसे गिग वर्क कह सकते हैं, बट मैं नहीं समझता हूँ कि गिग वर्क के डेफिनेशन में ये आएगा सर। अच्छा, तो गिग वर्क की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सर गिग वर्क की उत्पत्ति जब इंटरनेट का जब चलन हुआ है, जब प्लेटफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए जो कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को एक साथ लाता है, या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर और एक सर्विस जो गेनिंग पार्टी उसको एक साथ लाता है, तो गिग वर्क होता है सर, गिग वर्कर होते हैं। पक्का? इसका नाट्य मंच से कोई संबंध है? सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ ऐसा कुछ। उससे आप अवगत नहीं हैं। टीचिंग चिल्ड्रन आपकी हॉबी है? हाँ सर। और कॉलेज दिनों में आपने टीम लीडरशिप का काम भी किया था? हाँ सर। ये बताएं कि बच्चों को पढ़ाने में नेतृत्व का क्या महत्व है? सर यदि हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो नेतृत्व होता है प्रिंसिपल का या टीचर्स का, उसका बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। एक टीचर्स का क्या इमेजिनेशन है, क्या वो सोचते हैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में या फिर क्यूरिकुलम के बारे में, इसका इम्पोर्टेंट होता है सर। इसके अलावा सर बच्चों का आपस में लीडरशिप डेवलप करना, खासकर जब हम खेलों के माध्यम से डेवलप करना चाहें। क्या नेतृत्व के गुण होने चाहिए? सर नेतृत्व के लिए कई सारे गुण होने चाहिए। सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या और हमें कहाँ जाना है या कहाँ पहुँचना है। तो एक लक्ष्य का पता होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से हम जाएंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ में सबको एक साथ लेके चलने की क्षमता होनी चाहिए सर। ठीक है। और इसके अलावा सर एक लीडरशिप के लिए एक खुद में एक होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ को एक सबको साथ लेके चलें, साथ में हम कितना योगदान कर पा रहे हैं, साथ में कामों को बाकी लोगों में हम किस तरह से बांट पा रहे हैं, यह भी एक कला होती है सर। आप का नाम हेमंत है? हाँ सर। हेमंत का क्या मतलब होता है? सर हेमंत ऋतु का नाम है। हेमंत ऋतु होता है सर, ये प्री विंटर कहते हैं सर इंग्लिश में। इसका सबसे पहले जिक्र सर ऋग्वेद में हुआ था। उसके बाद से हेमंत ऋतु जो हमारे हिंदू कैलेंडर हैं उसमें हेमंत ऋतु एक प्रमुख ऋतु है। हिंदू कैलेंडर क्या होता है? सर जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है शाका संवत, वो हिंदू कैलेंडर है। 2 कैलेंडर है सर, विक्रम संवत और शाका संवत। हमने शाका संवत को अपना ऑफिशियल कैलेंडर माना है भारत में, तो वो हमारा हिंदू कैलेंडर है सर। इस तरह से और भी किसी धर्म के आधार पर कोई कैलेंडर है? सर इसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं। कोई ईसाई कैलेंडर भी है? सर जॉर्जियन कैलेंडर वगैरह का मैंने सुना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, बट अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, तो विक्रम संवत का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? चैत्र महीना होता है सर। और वो किस मौसम में होता है? कौन सी ऋतु होती है? सर वसंत ऋतु होता है सर। अच्छा, वसंत ऋतु कितने महीने की होगी? सर 2 महीने की होगी। उसके बाद कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु होगा। उसके बाद वर्षा ऋतु आएगा सर। उसके बाद शरद ऋतु, फिर हेमंत ऋतु और फिर शिशिर ऋतु सर। ठीक है हेमंत।
हेमंत जी सर। आपने भी बताया कि आप फ्रीलांस कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। क्या मुझे बता सकते हैं, आप पीटी का भी क्वेश्चन सेट करते होंगे, तो जीएस का पेपर अगर आपको सेट करना है 100 क्वेश्चन का, तो सिलेबस के अलावा आप किन बातों को ध्यान में रखते हैं जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी का पेपर डिज़ाइन करते हैं जीएस का? पॉइंट वाइज बताइए सर। सिलेबस वो चल गया, सिलेबस का ध्यान आप रखेंगे, उसके बाद आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सर इसमें जो हम ऑप्शंस फॉर्म करते हैं, खासकर जो 1 2 3 4 4 हम सेंटेंस देते हैं, फिर उसके बेसिस पे जो हम ABCD जो ऑप्शंस बनाते हैं। वो आप बता रहे हैं, आप चीज़ों को अननेसेसरी एक्सप्लेन मत कीजिए, आप पॉइंटेड जवाब दीजिए। ओके सर। हाँ, आप ऑप्शन जब रखते हैं तो 4 ऑप्शन डिसाइड करते हैं, तो किस क्राइटेरिया पर डिसाइड करते हैं? सर हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि कौन से जो कंटेंट है कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम ऑप्शन सेट करते हैं सर। आपका जब आप एक प्रश्न डिज़ाइन करते हैं तो आपका आइडिया होता है कि बच्चे इसको गलत करें। आप दोनों में 2 अप्रोच होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच और एक डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बच्चा इसको सॉल्व करे, और दूसरा है बच्चा इसको सॉल्व ना कर पाए। तो आप कौन से अप्रोच को लेके चलते हैं? सर दोनों अप्रोच को लेके चलते हैं। जैसा कि यूपीएससी में इतने 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाते हैं, तो हम दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि दोनों तरह का जो स्किल है वो बच्चों में डेवलप हो पाए। हम किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, किस क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना है, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आप ध्यान रखते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 4 ऑप्शन को डिफरेंट तरीके से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलाते हैं, वो एक ये फैक्टर। दूसरा सर जो हम जो उसका नॉलेज जो चेक करना चाहते हैं, या फिर जो उससे गेन कर सकता है बच्चा, कि हमारे क्वेश्चन से वो क्या गेन कर सकता है, इसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा सर इसके अलावा हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में जाते हैं कि एक सिलेबस किसी एक पार्ट को हम नहीं रखते हैं, बल्कि एक इन्वायरमेंट को इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, इन्वायरमेंट को पॉलिटिक्स जोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखते हैं। मतलब मल्टीपल डिसिप्लिन का अप्रोच आप रखते हैं। एक क्वेश्चन के हवाले से उसको 3-4 डिसिप्लिन का ज्ञान हो सकता है, या फिर उससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। और इसमें सर खासकर करंट अफेयर का ध्यान रखते हैं कि और इसके अलावा सर मेनली सर यही सब बातों का भी ध्यान रखते हैं। अभी मैं और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है एक्चुअल एग्जाम में, उससे आप रेफरेंस लेते हैं? हाँ सर। सिंटैक्सिंग वगैरह उसी तरीके से करते जिस तरीके से, ताकि फील आ पाए कि यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो फिर आपसे कुछ करंट अफेयर्स के सवाल हम जान लेते हैं। अभी आपने देखा होगा सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट चर्चा में था, क्या कारण था? सर गवर्नमेंट ने नया आईटी रूल्स लाया है, जो कि आईटी एक्ट के तहत, जिसके कारण से अभी ये ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के बीच में कुछ कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं? सर नहीं, कंटेंट डेवलपमेंट का काम मैं कह रहा हूँ आपको, ये एज ए वर्ड ऑफ कॉशन है आपके लिए, कि आप जोखिम ले रहे हैं, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, गलत सूचना आप दे रहे हैं। ओके सर। 66A के बारे में सुना है आपने? सर 66A जो आईटी श्रेया सिंघल केस के बारे में जानते हैं? हाँ सर। हाँ, मेरा सवाल उससे था। खैर छोड़िए, आप मुझे बताइए कि एक फ्रेज बहुत चर्चा में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हाँ सर। इसको लेकर आपकी क्या समझ है? किस चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? क्या होता है ये? सर हमारे संविधान ने काफ़ी मोरालिटी की बात की है, इक्वालिटी की बात की, जस्टिस की बात की है सर, और खासकर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी की बात की है। तो जो इस तरह के जो एथिक्स एंड मोरल्स वैल्यूज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो वह उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं सर। आपने कहीं पढ़ा है या फिर आप लॉजिकली डिड्यूस कर रहे हैं? सर थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट लॉजिकली डिड्यूस लॉजिकली कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया और यूके के बारे में कहा जाता है, जो हमारे बायलैटरल संबंध है, कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हाँ सर। लेकिन संबंध की प्रगाढ़ता जिस स्तर पे अपेक्षित है वो नहीं हो पा रही है। क्या कारण है इसका? कुछ लोग ये कारण बता रहे हैं कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि भारत हमेशा यूके के साथ जो संबंध है उसको कॉलोनियल प्रिज्म से देखता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि अभी वहाँ की जो लेबर सरकार है वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, इसलिए संबंधों में जो प्रगाढ़ता अपेक्षित है वो नहीं आ पा रही है। जैसे कि हमारे फ्रांस के साथ बहुत अच्छे संबंध है, रसिया के साथ है, और लॉन्ग एसोसिएशन रहा है यूके के साथ, लेकिन वो संबंध में या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको? सर संबंध हमारे उतने अच्छे नहीं रहे जितने अपेक्षित है।
सर एक कारण ये बिल्कुल है कि जो प्रिज्म है, हमारा कॉलोनियल प्रिज्म है, इसके तहत हम देखते हैं। लेकिन सर उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और हमारा संबंध काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जितना अपेक्षित है उतना नहीं हो पाया है। सर इसमें अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का भी एक एंगल होता है। पाकिस्तान का यूके के साथ भी संबंध अच्छा है। और ये आप गेस करके बता रहे हैं या फिर आप जानते हैं कि क्या पाकिस्तान फैक्टर है, भारत यूके संबंध में पाकिस्तान फैक्टर प्ले कर रहा है? सर जैसा कि हमने कई बार देखा है कि पाकिस्तान का या फिर वहाँ के जो पाकिस्तान के काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उसका एक इन्फ्लुएंस होता है सर वहाँ के पॉलिटिक्स पे, और काफ़ी प्रोटेस्ट भी होते हैं पाकिस्तान के द्वारा। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल बता दीजिए। एक लुक-ईस्ट पॉलिसी थी जिसको बाद में रिक्रिस्टन किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में, लेकिन जो हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत अचीव किया वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से, और जितना फैनफेयर था उसके साथ, उतना अचीव नहीं किया। क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को विगरसली फॉलो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें RCEP का मेंबरशिप छोड़ देना चाहिए था? सर मेरा मानना है कि RCEP का मेंबरशिप भारत को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये इसका मेंबर रहने से हमें काफ़ी फ़ायदा भी था, और ट्रेड जो रिलेशन है वो जीरो सम गेम नहीं होता है। इसका इंपोर्ट का भी अपना फ़ायदा होता है, एक्सपोर्ट का तो फ़ायदा होता ही है। साथ में सर जो इन्वेस्टमेंट और जितना हमारा क्यों आ गया वापस क्यों आ गया RCEP से? सर इसके कई कारण थे सर। एक चाइना फैक्टर था सर, इसमें चाइना से इंपोर्ट्स बढ़ सकती थी काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा सर हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ पे काफ़ी कॉमर्शियल ढंग से डेयरी फार्मिंग होता है, वहाँ के सस्ते इंपोर्ट्स के कारण यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था सर। लेकिन सर जो हमारा जो बायलैटरल रिलेशंस रहा है, बायलैटरल जो ट्रेड रहा है आसियान के साथ, उसमें सर जो हमारा इतिहास रहा है उससे ये कहता है हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है उतना नहीं बढ़ा जितना एक इंपोर्ट बढ़ा है, तो वो भी एक फैक्टर था सर। ठीक है, मतलब अच्छा लगा बात करके आपसे सर। धन्यवाद। हेमंत, यहीं से थोड़ा सा आगे चर्चा शुरू करते हैं। अभी आपने जीरो सम गेम की बात कही है। हाँ सर। ये पॉजिटिव सम गेम और जीरो सम गेम, क्या इसमें अंतर क्या है? सर जीरो सम गेम जैसे ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, इसमें जल्दी से एक एग्जांपल से मुझे पॉजिटिव सम गेम और जीरो सम गेम को अलग कर दीजिए। यदि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होता है तो वो जीरो सम गेम है। क्षमा, इसमें सर मुझे क्लैरिटी नहीं है इसमें। मैंने आपने यूज़ किया एक शब्द, आपने यूज़ किया कि सर इनफॉर्मली मैं काम करता हूँ। अगर मैं तकनीकी परिभाषा के रूप में पूछूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल जॉब में क्या अंतर है, तो क्या आप इसकी तकनीकी परिभाषा देंगे? तकनीकी रूप से अंतर, हाँ, टेक्निकल। सर फॉर्मल जॉब्स में सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट होता है सर, जो लेबर का सिक्योरिटी एस्पेक्ट, जो उसका एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी। और इनफॉर्मल में नहीं होता है? इनफॉर्मल में सर नहीं होता है सर। क्यों? वहाँ पर सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी तो लेकर आई है ना, आयुष्मान भारत नहीं दे रही है क्या? सर वो अलग मामला है, इसमें एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन के बीच। अच्छा, भारत में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर तो है ही है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। सर एक तो जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है सर, खासकर वो उतना हुआ नहीं है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट यदि हम बात देखें तो वो एक फॉर्मल सेक्टर होता। लेकिन दूसरा सर जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है सर, जो हमारा आमतौर पर हिम्मत माना जाता है कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए भी इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं सर, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत, मतलब पूरी तरह से सहमत। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश में जो लेबर लॉ है यह संविधान के किस सूची का विषय है? सर स्टेट सब्जेक्ट है, बट कुछ चीज़ें जो स्टेट सब्जेक्ट है, कुछ चीज़ें कनकरेंट लिस्ट में भी आती हैं सर। नहीं, स्टेट की कॉन्करेंट दोनों में ही आती है कि कोई एक में आता है ना, ऐसा होगा ना सर? ठीक है। अभी हाल ही में 38 लेबर लॉ को 4 लेबर कोड में बांटा गया है। उन चारों के नाम फटाफट बता दीजिए मुझे। सर कोड ऑन वेजेस, ऑन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, एंड कोड ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑन एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अच्छा, अभी हेमंत, बात चर्चा बहुत चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा, है ना? तो इथेनॉल के मिश्रण से लेकर सरकार की क्या नीति है अभी, इस नीति को आप बता पाएंगे? सर सरकार ने एथनॉल पॉलिसी लाया है जिसमें कि पेट्रोल और डीजल में 20% तक कब तक? सर मैं डेट एग्जैक्टली याद नहीं कर पा, डेट नहीं, ईयर बताना है। हाँ सर, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा, 24 से 25। अच्छा, इथेनॉल आता कहाँ से है? सर शुगर केन का क्रशिंग जब हम करते हैं शुगर के लिए। शुगर केन
नीति आयोग का रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसा फसल है जो सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है। हाँ सर। ठीक है, कृषि में हम लोग सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग करते हैं। एक तरफ शुगर केन को बढ़ावा दें इथेनॉल के लिए, और वो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग करता है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें भूमिगत जल तो वो लगातार कम होता जा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो सरकार की नीति कहीं आप फॉल्टी नहीं दिख रही है आपको? सर इसमें ये बात सही है कि शुगर केन काफ़ी ज़्यादा जल का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्राउंड वाटर। टाइम लेना चाहें सोच कर दीजिए, लेकिन उत्तर सोच कर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर जो शुगर केन का जो जितना भी क्रशिंग होता है, जितना शुगर प्रोडक्शन होता है शुगर केन और शुगर का, उसमें जितना अवशेष होता है जो हमारा शुगर केन क्रशिंग के बाद, उस सब का यदि पूरा इस्तेमाल किया जाए तो हम काफ़ी हद तक इस लक्ष्य को पा सकते हैं। सर इसके अलावा एक पेट्रोलियम और जो हमारा जो आयात पे निर्भरता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, वो भी एक इशू होता है सर। इसमें हमारा 85% जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो आयात पे निर्भर करता है सर। यदि हम एथनॉल का उसमें यूज़ करें तो इससे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। तो शुगर केन को बढ़ावा देंगे तो जल संकट नहीं खड़ा होगा कृषि में? सर बिल्कुल सही बात है कि शुगर केन को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं उतना, क्योंकि जल संकट उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जितना शुगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना क्रशिंग कर रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल करें। ठीक है हेमंत, एक बात बताइए, बस एक लास्ट सवाल आपसे। देश, राज्य, सरकार, मैं 3 शब्द ले रहा हूँ, जल्दी से इन तीनों के बीच का अंतर बताइए मुझे। सर देश जिसे नेशन कहते हैं, नेशन एक देश नेशन कहते हैं, यही अंतर है सर। देश राज्य, सर राज्य एक पॉलिटिकल एंटिटी है। इसमें कि 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, पीपल एंड गवर्नमेंट एंड नेशन। सर जो देश है सर वो कल्चरल एस्पेक्ट है सर, जिसमें कि हम लैंग्वेज, रिलीजन, जो कल्चर हमारा हेरिटेज है उससे हमारा देश बनता है सर। सरकार सर जो स्टेट का जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है सरकार में। पार्टी सर जो सरकार फॉर्म करती है, जो अलग अलग पार्टियां होती है, जो मेजोरिटी पार्टी जो सरकार फॉर्म करती है वो पार्टी। चलिए सर प्लीज़। सर के सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं हेमंत। देश तो आपने बता दिया, राष्ट्र क्या होता है? सर मैं ठीक से शायद जवाब नहीं दे पाया। देश और राष्ट्र में मैं शायद कंफ्यूज कर गया था सर। नेशन में कहना चाहता था सर। देश को कंट्री कहते हैं। ओके सर, ठीक है। चलिए, ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है। कनाडा में अभी बहुत अत्यधिक गर्मी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। बस स्पेसिफिक, ये यूजुअल नहीं था, स्पेसिफिक रीजंस बताइए कि आखिर इतनी गर्मी क्यों हो गई कि लोग इतने मर गए, वहाँ के वायर्स पिघलने लगे, इतनी ज़्यादा गर्मी कैसे बढ़ गई? सर जो हीट वेव्स कनाडा में हुआ है, 49-50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहा है, तो इसका क्लाइमेट चेंज से रिलेशन तो है, बट एग्जैक्ट रीजन क्या है अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, डिडक्ट कर पा रहा हूँ ज्योग्राफी से, वो पोलर वोर्टेक्स, जो कि एक सॉरी सर वो रीजन नहीं होगा सर। कोई नहीं, छोड़ देते हैं जब आपने उसको नहीं देखा है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने सुना होगा ताउते के बारे में, सुना? साइक्लोन एक था, चक्रवात ताउते। महाराष्ट्र नहीं, एक चक्रवात का नाम है ताउते। महाराष्ट्र में चक्रवात आते हैं? हाँ सर। अच्छा, कहाँ पे? सर जो अरेबियन सागर से जो चक्रवात आते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का जो कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया। हाँ, ठीक है, चलिए, अच्छा जिक्र आपने किया। चक्रवात एक तो अरेबियन सी में आते हैं, एक बे ऑफ बंगाल में आते हैं, ठीक है। कहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं और क्यों? सर बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है। इसके अनेक कारण, एक कारण जो प्रमुख कारण ये है कि जो साउथ चाइना सी या फिर जो ईस्टर्न पैसिफिक, जो वेस्टर्न पैसिफिक जो रीजन्स है, वहाँ में जो साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं वो कुछ माइग्रेट करके बे ऑफ बंगाल में आते हैं, तो वहाँ पे एक जो डिप्रेशन जनरेट करता है, जो कि बाद में साइक्लोन फॉर्म करता है, जो कि अरेबियन सी में कम होता है सर। जैसे एक आध बताइए कभी आया हो। आप बता रहे हैं साउथ चाइना सी से माइग्रेट होके बे ऑफ बंगाल में आते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन जनरेट करते हैं। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ज़रा मुझे समझाने का कष्ट करिए। सर जो ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है सर, वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं, जो वहाँ पे जो लो प्रेशर फॉर्म होता है। आप उसको वेस्टर्न पैसिफिक कह रहे हैं, जबकि वो मैप पे तो ईस्टर्न दिखता है। क्या रीज़न है कि आप उसको वेस्टर्न कह रहे हैं? जो पैसिफिक है सर, जो मैप जो हम देखते हैं वो डिवाइडेड मैप है, जो हम एक पेज पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उसमें पैसिफिक को अलग, पैसिफिक का उसमें रोल होता है, पैसिफिक से हम बांटते हैं सर उस तरफ। तो जो पैसिफिक है वो, जो ईस्टर्न पैसिफिक वो अमेरिका के साइड का होगा, जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो चाइना और ये ईस्टर्न एशियन पार्ट में होगा सर। इसमें जो चक्रवात जो जनरेट होते हैं इस क्षेत्र में,
वो लो प्रेशर रीजन जिसे डिप्रेशन कहते हैं ये फॉर्म करते हैं। तो ये फॉर्म करने से जो विंड के साथ ये ट्रेवल करते हैं और ये वे बंगाल में भी इसका असर होता है, ये जनरेट करते हैं कि लो प्रेशर रीजन। अच्छा, विंड के साथ ट्रैवल करते हैं आपने बोला। चक्रवात की दिशा क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल अलग अलग होती है। क्यों और क्या होती है? सर उत्तरी गोलार्ध में डिपेंड करता है किस जैसे यदि कैंसर लाइन और इसके बीच में हो, इसमें एक विंड के डायरेक्शन पे डिपेंड है। जो हमारा ट्रेड विंड है, जो उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड है, जो दक्षिणी गोलार्ध में ट्रेड विंड है, उसके अनुसार इसका ट्रेवलिंग होता है। इसके अलावा से जो लैंड की और ओशन के जो ज्योमेट्री होता है कि कहाँ पे लोकेशन होता है, क्योंकि लैंड पे लो प्रेशर फॉर्म्स होते हैं, लो प्रेशर ज़्यादा होते हैं, तो उससे उसका भी इम्पैक्ट होता है। चलिए, आप सिविल इंजीनियर हैं, मेरा अंतिम प्रश्न है, एम विश्वेश्वरैया का क्या कंट्रीब्यूशन है सिविल इंजीनियरिंग में? सर एम विश्वेश्वरैया सर का जो डैम कंस्ट्रक्शन इंडिया में, खासकर मैसूर राज्य में जो डैम कंस्ट्रक्शन है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है सर। और कुछ? सर और अभी मैं याद नहीं कर एक प्रश्न और बता दीजिए, मेरा अंतिम प्रश्न होगा ये, 2 अपनी कमियां बता दीजिए। सर एक कि मैं जो गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, लेकिन जो कोई भी काम लेता हूँ उसको काफ़ी पर्सनली ले लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मैं खुद सफ़र करता रहता हूँ उसके साथ। खासकर जब हम लीडरशिप का काम किए हैं कॉलेज में, वहाँ पे तो पर्सनली काम ले लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो वो एक कमी है मेरे अंदर सर। इसके अलावा सर मेरा रूटीन सही नहीं रहता है, खासकर मैं रात में जग के पढ़ता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ मेरा रूटीन सही हो जाए, और ये मेरा पर्सनल परेशानी है इसके कारण से मेरा, तो वो दिक्कत है सर मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू हेमंत जी सर। हेमंत, आप किसी परिस्थिति में अगर चीज़ों को पर्सनल ले लेते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल सर, ये मेरी कमी है, इसको मैंने नोटिस किया है सर, और इसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। लीडरशिप के लिए चाहिए कि हम अपना काम खुद पे ना लें, बल्कि हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उसको काम बांटें, उससे काम कराएं, और साथ में हम लीडरशिप का काम करें। तो ये कमी मैंने नोटिस किया है और मैं इस पर काम कर। लेकिन ये इतनी बड़ी कमी है कि आप दरअसल खुद ही कह रहे हैं कि मुझे सेलेक्ट ना किया जाए, क्योंकि ये कमी प्रशासन में जस्टिफाई तो कभी नहीं हो पाएगा, और आप इस पर कितना भी काम करें इसमें तो वक्त लगेगा। परीक्षा तो आप आज दे रहे हैं। हाँ सर। क्या करें फिर सिलेक्शन को लेकर? सर मैंने खुद ही इस बात को उजागर किया है। मैंने 2016 में ही इस बात को खुद से समझा था जब मैंने काम किया था, तो उसके बाद मैंने इस पे काम किया काफ़ी, और हाँ अब मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ सर। ठीक है, साइक्लोन को लेकर अभी आप बातचीत कर रहे थे, कोरियोलिस फोर्स का साइक्लोन के डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट होता है क्या? हाँ सर, कोरियोलिस फोर्स विंड डायरेक्शन को निर्धारित करता है। जो हमारा ट्रेड विंड है वो कोरियोलिस फोर्स से डिपेंड करता है सर, और कोरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड डायरेक्शन होता है उसके कारण, उसके अलावा जो साइक्लोन का डायरेक्शन होगा बिल्कुल उससे निर्धारित होगा सर। क्या डायरेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से? क्या चेंजेस आते हैं नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में? सर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है वो जो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है सर, जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है सर विंड को। श्योर हैं आप इसको लेकर? हाँ सर। आज की तारीख दुनिया भर में क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? सर आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। अच्छा, आप अवेयर हैं इससे? हाँ सर। चाइना ने अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस किया है। क्या टारगेट करना चाहता है? दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस किया, इसके क्या मतलब है? क्यों कर रहा है ऐसा? सर चाइना ने पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था, और उसके बाद उसके जो पॉलिसीज़ रहे हैं उसके कारण जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रहा है उसमें काफ़ी इम्बैलेंसेस आया है। खासकर जो लेबर मार्केट में चाहिए, जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो गई है। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, खासकर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो लेबर जो चाहिए जो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उसमें कमी आई है। तो लेबर फोर्स को बढ़ाने के लिए और फिर जो डेमोग्राफिक बैलेंस लाने के लिए उसने एक कदम उठाया, 3 चाइल्ड पॉलिसी। कैसा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है आपको पता है? अंदरूनी तौर पर चाइना में अभी क्या बंटवारा है? कितने प्रतिशत लोग बुजुर्ग हैं, कितने लोग वर्किंग हैं, कुछ जानते हैं आप? सर एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं पता है, बट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एक बैलेंस चाहिए उसमें एक कमी आई है सर। आपके पूरे जवाब से सेंस ये निकल रहा है कि लेबर्स पैदा करना चाहता है चाइना।
सर इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें लेबर और वर्कर की ज़रूरत है सर, और हमारे इंडिया में भी अब ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं सर, हमें चाइना से सीख सकते हैं काफ़ी। क्या इंडिया में क्या हमें 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाना चाहिए? सर इंडिया में हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे ज़्यादा काम किया है, हमने बैलेंस पे काम नहीं किया है, हमारे सदर्न स्टेट से खासकर। माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट आ गया है, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक देश जो मोस्ट पॉपुलेटेड है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर जा रहा है और हम अब धीरे धीरे कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों क्या लक्ष्य करना चाहते हैं? कुछ कंक्रीट पॉइंट्स बताइए। मैं उससे सहमत हूँ कि वो मैन पावर बढ़ाना और इकोनॉमी बूस्ट करना और ये सब चीज़ें हैं, तो कुछ कंक्रीट यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह बताइए, बढ़िया से पॉइंट बताइए। सर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है सर पॉपुलेशन का, हमें ज़रूरत है कि उसे 2.1 पे बैलेंस करें, क्योंकि वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करता है। चाइना का पॉपुलेशन का टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी नीचे आ गया, 1.5 1.3, और जो यूपी है सर उसका पॉपुलेशन टोटल फर्टिलिटी रेट 2.6 2.7 है सर, खासकर बिहार का तो सर 3.3 है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे रहे, तो इस कारण से यूपी चाहती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाए, जबकि चाइना चाहता है हम 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएं, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट 1.2 1.3 पे हो गया है सर। ठीक है, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो बताइए, डार्विन्स आर्क ढह गया है एरोजन के चलते, कहाँ है डार्विन्स आर्क? अभी बहुत खबरों में रहा ये। क्षमा चाहता हूँ सर मैं अभी। कोई बात नहीं। नागालैंड के पर्यावरणविद हैं नुक्लू फोम, उन्हें विटली अवार्ड दिया गया। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। क्या जानते हैं विटली अवार्ड के बारे में और विटली फाउंडेशन के बारे में? क्षमा चाहता, मैं इसमें अवेयर नहीं हूँ सर। ठीक है, ऑस्कर के बारे में जानते हैं आप? ऑस्कर सर जो फिल्म के क्षेत्र में है। ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में तो जानते होंगे, ग्रीन ऑस्कर को छोड़ देते हैं। ऑस्कर अवार्ड अभी हाल ही में किस मूवी को मिला? सबसे बढ़िया जो बेस्ट मूवी फिल्म का अवार्ड मिलता है उसमें, उस कैटेगरी में किसे मिला? क्षमा चाहता सर, इसमें मैं अवेयर नहीं। बस अंतिम प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि एमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ये तीनों किस किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? सर इस बारे में ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। ओके सर। तो एमी, ग्रैमी और एकेडमी अवार्ड के एरियाज क्या क्या हैं? सर इस बारे में मुझे अच्छे से क्या, फिल्मों में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, कम रहता है सर। ठीक है सर। हेमंत, हाँ सर। आप सिविल इंजीनियर हैं, ये बताएं कि कंस्ट्रक्शन में क्योरिंग का क्या महत्व है? सर कंक्रीट जब हम प्लेस करते हैं कहीं पे भी, चाहे बीम या कॉलम या किसी चीज़ में, उसमें क्योरिंग करते हैं, क्योंकि जो हमारा वाटर कंटेंट होता है कंक्रीट में, उसे हम बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि जब कंक्रीट में जो रिएक्शंस होते हैं प्लेसिंग के बाद, उससे वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस होने से श्रिंकेज हो सकता है सर, उसको कम करने के लिए हम क्योरिंग करते हैं सर। कंक्रीट के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं? सर सीमेंट, जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं, सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन से जो एक स्ट्रेंथ आती है। सीमेंट का कोई केमिकल फार्मूला बता सकते हैं? सर 4 कॉन्स्टेंट होते हैं सर मेन सीमेंट में, C3S, C2S, C3AS और एक और होता है सर जिसे मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। C3AS क्या है? ट्राई कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट है सर। अच्छा, तो पानी के साथ इसका क्या रिएक्शन होगा? मैं सर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कैसा होगा? ठीक है, ये बताएं कि सरिया या छड़ को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाना चाहिए? कंस्ट्रक्शन में जब सरिया का या छड़ का इस्तेमाल किया जाए, कोई सिरा उसका खुला नहीं छोड़ा जाता, उसको बंद कर दिया जाता है, क्यों? सर एक सपोर्ट चाहिए, हर सरिया को सपोर्ट चाहिए होता है। जब हम बीम का डिज़ाइन करते हैं, सरिया हम बस नीचे के क्षेत्र में चाहिए होता है, लेकिन ऊपर भी हम सरिया रखता है कि सपोर्ट कर सके। साथ में जो बेंडिंग मोमेंट या फिर जो टेंशन जो जिससे सरिया बैलेंस करता है, टेंसाइल जो लोड होता है, उसे बैलेंस करने के लिए हम जो सरिया यूज़ करते हैं, उसे उसका जो बेंडिंग मोमेंट आए, उसे बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट कर पाए, इसके लिए हम एक बैलेंस करते हैं, उसको फ्री नहीं छोड़ते हैं सर। बेंडिंग मोमेंट जब फ्री छोड़ने पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है सर। सही बता रहे हैं सर। फ्री जब एंड होगा तो बेंडिंग मोमेंट, अगर हम छड़ के सिरे को खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाता है। हाँ सर, वो एक फैक्टर है सर। क्यों जंग लग जाता है? जब हम कंक्रीट के बाहर कोई सरिया रहता है तो उसका इन्वायरमेंट के साथ, खासकर जो वाटर जो के साथ जो रिएक्शन होगा, उससे जंग लगता है सर।
तो इससे उसकी इसको स्ट्रेंथ। केमिकल रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं, कोई आयनाइजेशन होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन्स बनते हैं, इस तरह के कुछ टेक्निकल भाषा में बता पाएंगे? सर ऑक्सीजन आयन जो नेगेटिव आयन होता है वो रिएक्ट करता है जो फेरस पॉजिटिव होता है सर उससे, बट सर मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पाऊंगा। Okay. ठीक है, ये बताइए टेली कम्युनिकेशन में जो नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जिसको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऐसे बोलते हैं, तो ये जो अलग अलग जनरेशन का निर्धारण करते हैं उसके मानदंड क्या होते हैं? सर जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है किसी भी जनरेशन की, जो फर्स्ट 1G, सेकेंड जी, जब हम केवल वायर्ड कम्युनिकेशन कर सकते थे, उसे वायरलेस कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी आया, तो वो जो नया जनरेशन होता है, नया टेक्नोलॉजी होता है, जिससे कि हमारी स्पीड और हमारी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे हम जनरेशन डिवाइड करते हैं सर। तो फिफ्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन से कैसे अलग है? सर एक नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि एक लोकलाइज्ड इंटरनेट प्रोवाइड करता है और इसकी स्पीड और काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लोकलाइज्ड एक इसकी रेंज कम होती है, लोकलाइज्ड होता है और उसे फिर अल्टीमेटली एक जिस भाषा में आप समझा रहे हैं वो तो आर्ट्स के विद्यार्थी की भाषा है, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था IIT BHU के ट्रेंड इंजीनियर की भाषा में। सर मतलब कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स उसके एक्सप्लेन करते हुए अगर समझाएं, ताकि हम लोग, सामान्य ज्ञान तो हमें है ही जो बोलचाल की भाषा वाला है कि तेज चलेगा, डाउनलोड ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ये सब तो पता है, और कुछ टेक्निकल उसके कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर पाएंगे? सर जो बेसिक अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है सर, जो 4G का है, जो 5G का है, उसमें जो डिफरेंस ये है कि लोकलाइज्ड नेटवर्क है। लोकलाइज्ड नेटवर्क इन सेंस की जो टावर्स यूज़ करते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, वो लोकलाइज्ड होता है, और जो 4G का होता है वो लोकलाइज्ड नहीं होता है सर। तो इसके कारण से इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके जो बाकी चीज़ों पे डिपेंड इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है हेमंत, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया जा सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं कम से आइए हेमंत। बैठिए, मास्क हटा लीजिए। जी सर। इंटरव्यू तो पहली बार देने जा रहे हैं शायद ना आप आयुष में? सर या दूसरी पहले भी दिया है? पहले भी दिया है सर। दिया है। कब दिया था? लास्ट ईयर सर। अच्छा, तो क्या परफॉर्मेंस रहा लास्ट ईयर? सर 165 मार्क्स थे सर। ठीक ठाक नंबर था, कहाँ कम पड़ गया? सर मेंस में कम मार्क्स था सर, और इसमें भी थोड़ा और हो सकता था सर। मतलब अब भूगोल में कम रहा कि GS में कम रह गया? सर भूगोल में जी पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी में कम था सर। ओके, ठीक है। आज का परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है? सर उतना अच्छा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, कुछ मेरा शायद गला सूख गया बोलते बोलते, कुछ नर्वस भी था सर इसलिए। ठीक है, देखिए कैंडिडेट आप अच्छे हैं, बहुत सारे कसौटियाँ जो हैं उसके आधार पर जो सामान्य निष्कर्ष ये है कि आप एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं, प्रवेश आपका ठीक है। अभिवादन की शैली थोड़ी सी उस पर वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। बैठने की भंगिमा अच्छी है, ड्रेस सेंस अच्छा है, टाई लगभग ठीक है, थोड़ा सा शायद इधर सरक गया है तो वो तो खैर उस वक्त देख लीजिएगा जाते समय, लेकिन कुल मिला के भंगिमा ठीक है, मतलब पोस्चर अच्छा है। फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि आप दबाव में आ गए, थोड़ा स्ट्रेस वाले क्वेश्चन पूछे गए आपसे और धीरे धीरे आपके ऊपर स्ट्रेस एक्युमुलेट होता गया और एक दफ़ा वो सवार हुआ आपके सर पे स्ट्रेस, तो लगभग वो बना रहा। तो इसका थोड़ा सा उपाय करना होगा कि अगर मान लीजिए 25-30 मिनट का इंटरव्यू है और किसी एक मेंबर द्वारा सवाल पूछा गया और उसके वजह से किसी वजह से स्ट्रेस बन गया, तो कैसे उस स्ट्रेस से हम तुरंत से बाहर निकलें। स्ट्रेस बन जाना जीवन में सामान्य परिस्थितियों में स्वाभाविक चीज़ें हैं, कई चीज़ों से हमें स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन उससे आज़ादी हासिल कर लेना वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि हम हैंगओवर ज़्यादा देर न रखें स्ट्रेस का। तो थोड़ा सा उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अन्यथा सवालों के जवाब आपने तैयार रखे हैं, कुछ चीज़ें तो शायद आप इसलिए लड़खड़ाने लगे कि स्ट्रेस में थे। जैसे इंटरव्यू के लास्ट में तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन क्योरिंग वगैरह पूछा था ताकि आप डी स्ट्रेस हो जाएं। हाँ सर, बट
तो लेकिन चूंकि आप IIT BHU से हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस तो ऊंचा होगा ही बोर्ड का, और अगर कोई सदस्य सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश करेगा तो कॉमन सेंसिकल जो सवाल है वो भी पूछ सकता है और टेक्निकल सवाल भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर गुंजाइश रहती है कि कॉमन ही डे टू डे जो लाइफ की चीज़ें उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। ये आपको स्ट्रैटेजिक एक पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या आपने ये, आप कोचिंग सेक्टर में सक्रिय हैं, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, ये पिछले साल बताया था इंटरव्यू बोर्ड में? नहीं सर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल खुल सकते हैं। तो ये जैसे आपने ये बताया तो उससे बहुत सारे सवाल निकले, और या तो फिर आप तैयारी पुख्ता करके जाइए कि अगर मेरे से अगर पूछा गया कि 2016 से अभी तक क्या कर रहे थे, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं अनप्रोडक्टिव और आइडल रूप से नहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप ये कहते हैं, जो कि आप ठीक है ईमानदारीपूर्वक जो काम कर रहे हैं उसको बताना चाहिए कि मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ, उसमें अभी हो सकता है कि कंटेंट डेवलपर कह के शॉर्ट आंसर दे के आगे बढ़ जाइए, बजाय कि क्वेश्चन फॉर्मुलेट भी करता हूँ, कापी इवैल्यूएट भी करता हूँ, क्योंकि जितने सारे उसमें फलक या फेसेट्स खोलते जाएंगे उतने सारे सवाल उनके ज़बान से बनेंगे। ठीक, और भूगोल में भी सवाल आपके कुछ इसी तरह से बनने लग गए, क्योंकि एक तो आपका ऑप्शनल है और जो नेचुरल फिनोमेनन दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक तो वो कोचिंग वाला थोड़ा सा पुनर्विचार कर लीजिएगा। हैंड मूवमेंट बार बार दिख रहा था जो कि ध्यान भटकाने वाला होता है, और कुछ सवालों के जवाब में एक एक्सप्रेशन में आप लगातार हाँ सर कह रहे थे, जो कि ठीक है, लेकिन जी सर कहें तो वो विनम्रता का परिचायक हो, तो थोड़ा भाषा में और शिष्टता हो, विनम्रता हो, तो उससे व्यक्तित्व की आभा और निखर के आती है। तो थोड़ा उस पर आप सतर्क रहिएगा। 2 बार या 3 बार आपने सवाल का जवाब देना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद आपको अंदाज़ा लगा कि आपके पास जवाब उपलब्ध है नहीं। हाँ सर। तो आप बैक ट्रैक आपने किया, इसको फॉल्स स्टार्ट कहते हैं। तो इससे बचने का एक तरीका होता है कि सवाल का जवाब सुन के पहले 2-4 सेकंड 5 सेकंड आप अपने मन में तौल लें कि मेरे पास जवाब है कि नहीं, या उसको बुन लें, उत्तर बुन लें और 1-2 बिंदुओं में बताएं। या नहीं पता हो तो विनम्रतापूर्वक कहें कि सॉरी सर, मैं इसको जाकर पढ़ लूँगा, अभी याद नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं पता है। नहीं पता होना कोई पाप नहीं है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान को नहीं पता हो सकती। हाँ, बहुत कॉमन चीज़ें हैं तो नहीं पता होना थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो पता होना चाहिए था, तो पढ़ लूँगा, भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा। इस तरह के अलग अलग उत्तर बुन लें, लेकिन फॉल्स स्टार्ट से बचने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और अपने बैकग्राउंड डैफ से रिलेटेड चीज़ों को तो तैयार करके रखना ही चाहिए। लेकिन कुल मिला के व्यक्तित्व आपका अच्छा है, प्रस्तुतिकरण आपका अच्छा है, और आशा है कि इस बार आप और बेहतर करेंगे। अगर ये 2-3 चीज़ों पे आप गौर करें जी तो और अच्छा आप कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स में थोड़े से कंटेंट आपके पास, चूँकि देखिए ज़्यादातर सवाल इसलिए भी बने क्योंकि आपने कहा कि मैं ये सब करता हूँ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर ऑस्कर या मतलब साइंस अवार्ड, इस तरह के जो सवाल होते हैं तो करंट अफेयर्स के बहुत स्वाभाविक प्रश्न हैं, तो वो सब थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कंटेंट वाले पार्ट पे देख लीजिएगा जितना तैयार हो सके, लेकिन सहज बने रहना जरूरी है, स्ट्रेस में नहीं आना है। जी सर। थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है, आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। सर ज़रा बैठने को लेकर एक बार सीधा बैठ कर देखिएगा। हाँ, पीछे उस पर मत, हाँ थोड़ा सा आगे आइए सर। मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ जब ऐसे हो जा रहा है ना तो वो बहुत
कभी कभी बुरा लग रहा है। मतलब अनौपचारिक हो जा रहा आप स्ट्रेट रखेंगे अपने बैक को, अपनी पीठ को आपको स्ट्रेट रखना, लीन ऐसे नहीं करना है। आप थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे थे जी सर। तो हाँ, स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा आप स्ट्रेट ऐसे बैठिएगा ना, हाँ। ये ज़्यादा अच्छा पोस्चर है। थोड़ा सा और पीछे बेशक हो के बैठें और स्ट्रेट रखें अपने बैक, मतलब एकदम सावधान मुद्रा में नहीं रहना, लेकिन नॉर्मल रिलैक्स। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर।